हम लोग बात करने वाले थे विधिक व्यक्तित्व, जो विधि का क्रिएशन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, वो क्रिएशन ही लाता है। और उसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कानून उसे विभिन्न आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न करना चाहता है। आवश्यकताएं क्या हैं, इसका वर्णन तब होगा जब सिद्धांतों पर बात करेंगे कि विधिक व्यक्तित्व आखिर कानून क्यों पैदा करना चाहता है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करने वाले विधिक व्यक्तित्व पर। विधिक व्यक्तित्व इसका मतलब यह हुआ कि कानून मानवीकरण कर रहा है किसी विषय वस्तु पर, और सामंजस्य स्थिति को परिभाषित करता है। कहता विधिक व्यक्ति मानव प्राणी से इतर कोई विषय वस्तु है जिस पर विधि व्यक्तित्व आरोपित करना चाहती है। मानव प्राणी से इतर कोई विषय वस्तु है, यहीं पर सामंजस्य की आलोचना यह भी होती है क्योंकि मानव प्राणी से इतर कोई विषय वस्तु है, इसमें वे प्राणी भी शामिल हो जाएंगे जो प्राणी अस्तित्व में है किंतु मानव नहीं है, वे भी शामिल है। आप कहते हैं मानव प्राणी से इतर कोई विषय वस्तु है, इसका मतलब यह हुआ कि वे प्राणी जो मानव नहीं है उनको भी मानवीकरण के माध्यम से व्यक्तित्व प्रदान किया जा सकता है। और कभी लोग तो ऐसा करते भी रहे। आपने गाने सुने हैं जो उड़ जा काले काबा तेरे मुंह बिच खंड पावा, इस ढंग के आपने गाने सुने। कभी जो मानवेतर है, प्राणी है, अस्तित्व में है लेकिन मानव नहीं है, उसका मानवीकरण करते रहे। लेकिन कानून में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे प्राणी जो मानव नहीं है किंतु अस्तित्व में, उन्हें व्यक्तित्व नहीं प्रदान किया गया है। हम लोगों ने पशुओं के व्यक्तित्व के बारे में स्थिति देखी थी। पशुओं को व्यक्तित्व नहीं दिया था। पशुओं को केवल दो प्रकार के अधिकार ये दिए गए, एक क्रूरता के विरुद्ध अधिकार और दूसरे संकट में पड़ी हुई जो प्रजातियां हैं या विशेष जाति के जो जानवर हैं, विशेष जाति के जो पशु हैं, उनके संरक्षण के लिए कुछ उपबंध हम लोगों ने देखे थे। 48 और 48 भारत का संविधान उसमें दिए गए थे। तो सामंड की परिभाषा से यह भ्रम पैदा होता है। सामंड कहते हैं कि विधिक व्यक्तित्व कौन है? विधिक व्यक्तित्व वो है जो मानव से इतर कोई विषय वस्तु है। तो मानवेतर अस्तित्व में पाए जाने वाले ऐसे प्राणी जो मानव नहीं है वे भी हो सकते हैं, और अन्य प्रकार की विषय वस्तु है जो अस्तित्व में ही नहीं है, उनको भी व्यक्तित्व दिया जा सकता है। ऐसा सामंड की परिभाषा से निकलता है। क्यों? मानव प्राणी से इतर कोई विषय वस्तु है, और जो मानव प्राणी से इतर कोई विषय वस्तु है तो उसमें तो ऐसी चीज भी हो सकती है जो अस्तित्व में ना हो, और कानून इसी प्रकार से व्यक्तित्व प्रदान भी कर रहा है। जो विधिक व्यक्तित्व हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कानून ऐसी विषय वस्तुओं को व्यक्तित्व दे देगा जो अस्तित्व में नहीं है, और इस प्रक्रिया को मानवीकरण की प्रक्रिया ये कहा जाएगा। और जो विधिक व्यक्तित्व मिल जाएगा तो सीधी बात है कि जिसे भी विधिक व्यक्तित्व प्राप्त हो जाएगा वो अधिकार और कर्तव्यों को धारण करने योग्य ये हो जाएगा। ये हम लोगों ने मानव प्राणी के साथ ये भी देखा था कि मानव प्राणी अगर
अधिकार और कर्तव्य को धारण करने की योग्यता, तो हमने उसे व्यक्ति की श्रेणी दी थी, व्यक्ति की संज्ञा दी थी, अन्यथा तो व्यक्ति मानने से इनकार कर दिया था। यानी कानून की नजर में तो वही व्यक्ति की मान्यता को प्राप्त करता है जो अधिकार और कर्तव्य को धारण करने योग्य होता है। तो मानो ये तो अधिकार और कर्तव्य को धारण करने योग्य है ही, इसके अलावा मानवीकरण के माध्यम से जिन लोगों को व्यक्तित्व प्रदान किया गया, इस उनकी चर्चा है। यह है वो, जब कानून की ओर हम देखते हैं तो 3 प्रकार के विधिक व्यक्ति हमारे सामने आते हैं। मूलतः 3 श्रेणियों में उन्हें विभाजित किया जा सकता है जिन्हें विधिक व्यक्तित्व की मान्यता मिली। सबसे पहले, ठीक है, कुछ लोगों कुछ चीजों का मानवीकरण कर दिया गया, जैसे मूर्ति, जो हिंदू देव प्रतिमाएं हैं उन्हें विधिक व्यक्ति ये माना है, वो अधिकार और कर्तव्य को धारण करने योग्य है, वो संपत्ति धारण कर सकती है, लेकिन संपत्ति का अंतरण उस तरह जिस तरह टीपीए में अपेक्षित है नहीं कर सकती। क्यों? वहां जीवित व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण करता है, और वहां स्पष्टीकरण के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि जीवित व्यक्ति किसे मानेंगे। तो चूंकि विधायिका इसने अपनी मंशा अभिव्यक्त कर दी है, इसलिए वहां मूर्ति को जीवित व्यक्ति नहीं माना है, और मूर्ति संपत्ति धारित करने की योग्य है। तो संपत्ति का धारण करना अलग बात है, और संपत्ति का अर्जन करना यह भी अलग बात है। टीपीए में हम लोगों ने देखा था संपत्ति का अर्जन कोई खाली अंतरण के माध्यम से होता हो, ऐसी बात नहीं थी। संपत्ति का अंतरण तो उत्तराधिकार, ठीक है, इससे भी होगा, और संपत्ति का अंतरण वसीयत इसके माध्यम से भी होगा। उत्तराधिकार मूर्ति का नहीं हो सकता, लेकिन मूर्ति के पक्ष में वसीयत ये तो हो सकती है। और मूर्ति का मानवीकरण ये कानून मान रहा है, इसलिए शाश्वतता के जो नियम है वे भी मूर्ति के संबंध में लागू नहीं होते। ऐसा उच्चतम न्यायालय ने अपने मुकदमों में निर्धारित भी किया है। उसमें किसी व्यक्ति ने क्या किया, एक वसीयत की उन मूर्तियों के पक्ष में जो अस्तित्व में थी, यानी मंदिर में अस्तित्व में है उनके पक्ष में वसीयत हो गई, और जो मूर्तियां उस समय अस्तित्व में है ही नहीं उनके पक्ष में भी एक कोष ये स्थापित किया गया कि इस कोष का उपयोग उन मूर्तियों के संबंध में भी किया जाएगा जो मूर्तियां भविष्य में इस मंदिर में स्थापित की जाएंगी। ये प्रश्न उठा कि क्या इस प्रकार से वसीयत की जा सकती जो भविष्य में, यानी जो वर्तमान जीवित व्यक्ति है उसे तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो अजन्मा है उसके संबंध में ट्रांसफर ये तो टीपीए से शासित होना शुरू होगा। या तो आप पूरे की वसीयत करना है भाई, या तो आप पूरे की वसीयत करें और बात ही खत्म हो जाए, लेकिन आप अपनी संपत्ति कुछ वर्तमान मूर्तियों के पक्ष में ट्रांसफर कर दें, और फिर वो मूर्ति जो अभी स्थापित नहीं भविष्य में स्थापित होगी, यानी अजन्मी है ऐसे कहें, उसे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उसे भी दे रहा है। ठीक है, ये यद्यपि ये अजीब ढंग का इंटरेस्ट है, ये पूरी तरह टीपीए के प्रावधानों के अनुकूल भी नहीं है, क्योंकि टीपीए में अजन्मे के पक्ष में जो ट्रांसफर है वो कहां, धारा 13, और वहां कहता है कि मध्यवर्ती हित देंगे आप। जो प्रियर इंटरेस्ट आप क्रिएट करेंगे वो कैसा होगा, मध्यवर्ती। अजन्मे के पक्ष में ट्रांसफर करने का कानून ये कहां, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताता है कि अजन्मे के पक्ष में जो ट्रांसफर होगा वो आप अगर करना चाहते हैं
तो आपको सबसे पहले एक मध्यवर्ती हित, एक पूर्विक हित, इसका सृजन करना पड़ेगा। और पूर्विक हित, इसको आप क्या देंगे? जीवन हित। यानी जिस व्यक्ति के पक्ष में पूर्विक हित श्रेष्ठ होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा? एक तो उस समय अंतरण के समय मौजूद होगा, यानी विद्यमान व्यक्ति होगा। आप अजन्मे को अंतिम रूप से संपत्ति दे रहे हैं, तो अजन्मा तो अस्तित्व में है ही नहीं। लेकिन जिसे आप संपत्ति फिलहाल देंगे, उसे तो अस्तित्व में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? एक प्रियर इंटरेस्ट, एक जीवित व्यक्ति के पक्ष में श्रेष्ठ ये करेंगे। लेकिन अगर जीवित को ही सारी संपत्ति दे देंगे, तो अजन्मे को देंगे क्या? इसलिए आप उस जीवित व्यक्ति को, जिसके पक्ष में एक पूर्विक ये आप सृजित करेंगे, उसे आप केवल क्या देंगे? जीवन हित। वो अपने जीवन भर उस संपत्ति का उपभोग करेगा, किंतु अंतिम रूप से वह उस संपत्ति का मालिक हो जाए, ऐसी स्थिति आप उत्पन्न नहीं करेंगे। और अंतिम रूप से जो आप हित देंगे, वो किसे देंगे? अजन्मे को। और जो अंतिम रूप से आप अजन्मे को हित देंगे, वो हित कैसा होगा? कि संपूर्ण हित। वो संपूर्ण हित जो प्रियर इंटरेस्ट यानी पूर्विक हित निकाल देने के बाद आपके पास बचा, क्योंकि आप वो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते जो स्वयं आपके पास नहीं है। नेमोडेट कोड नॉन हैबिट का सिद्धांत है। आप वो अंतरित नहीं कर सकते जो आपके पास है ही नहीं। ये बड़ा सामान्य सिद्धांत है, इसके लिए कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो सामान्य अनुभव का विषय। अरे जो तुम्हारे पास है ही नहीं, वो तुम अंतरित कैसे कर दोगे? इसलिए नेमोडेट कोड नॉन हैबिट ये कोई आसमान से उतरा हुआ सिद्धांत नहीं है, जिसे समझने के लिए कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत हो। यूं तो कानून ही समझने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत नहीं, लेकिन है ये कि आप इतने रद्दी ढंग से सोचने के आदी हो गए कि आपको अच्छी बात समझे में नहीं आती। ये यूं कहे कि बात के ठीक अर्थ निकालना, ये आपके ध्यान में ही नहीं आता। अभी हम अखबार देख रहे थे, नीचे गांधी खानदान घमंडी है, इसे जानने के लिए उसके किसी सदस्य से बात करना जरूरी नहीं है। अभी अखबार देख रहे थे, मेरे ध्यान में आया, क्या निकला है कांग्रेस का न्याय पत्र, और नरेंद्र मोदी जो को दिया वो क्या है? संकल्प पत्र। न्याय सिर्फ ईश्वर दे सकता है और कोई न्याय नहीं दे सकता। न्यायालय या न्यायाधीश जिस समय न्याय कर रहा है, उस समय न्यायाधीश व्यक्ति के रूप में नहीं, न्यायाधीश मानव प्राणी के रूप में नहीं, न्यायाधीश के रूप में भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। इसीलिए जब न्यायाधीश के रूप में बैठा है तो उसका नाम क्या देते हैं? लॉर्ड। लॉर्ड हम किसके लिए कहते हैं? भगवान के लिए। लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा, वो लॉर्ड है उस समय, वो भगवान ही है। और इसलिए न्यायपीठ के समक्ष वो कोई हो, हम वहां व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे, व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे, मीनिंग देर भाई, मानव प्राणी का सम्मान नहीं कर रहे। वो मानव प्राणी जो न्यायाधीश के तौर पर बैठा है, हम उसका सम्मान नहीं करें, वो नीचे आ जाएगा, हम उसका कोई सम्मान नहीं करेंगे। उसकी जगह कोई अन्य मानव प्राणी बैठेगा, हम उसका सम्मान उसी ढंग से करेंगे। हम पीठ का सम्मान कर रहे हैं, यानी मानवीकरण हो गया है। किसका? पीठ का। मानव प्राणी अलग है और वो पीठ अलग है। दोनों बातें भिन्न हो गई, दोनों बातें अलग अलग है। न्याय सिर्फ ईश्वर करेगा, और इसीलिए राजा को ईश्वर कहा। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है।
क्यों? वो ईश्वरी कृत्य करता है, वो न्याय का परम स्रोत है, इसलिए वो ईश्वर है, यह ईश्वर का प्रतिनिधि है। हम लोगों ने प्राकृतिक विधि विचारधारा पढ़ी है, और प्राकृतिक विधि विचारधारा का शुरुआत, उसकी जो शुरुआत होती है, उसी में यह कहा कि हमें मोसेस ने क्या घोषणा की, मुझे ईश्वर ने भेजा है, ठीक है, और उसने कुछ संदेश दिए उनके मुताबिक, और लोगों ने यह वायदा किया कि यस, हम उनके मुताबिक जीवन जिएंगे। राजा की प्राधिकारिता, राजा की अथॉरिटी, उसका स्रोत ईश्वर था, वो ईश्वर का प्रतिनिधि ये माना जाता था। राहुल गांधी न्याय करेंगे, इसका मतलब खुद को क्या मान रहे हो? ईश्वर के तुल्य। हम लोगों ने हेलेनिस्टिक विचारधारा इसको पढ़ा था, और जो हेलेनिस्टिक विचारधारा थी वो किसके द्वारा? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, इनके द्वारा शुरू की गई थी। और ये किसके जवाब में आई थी? सोफिस्टसों के जवाब में आई थी। जो सोफिस्टस विचारधारा थी यूनान की, उसके विरोध में यह विचारधारा, या उसकी प्रतिक्रिया में यह विचारधारा जन्मी थी। सोफिस्टस कहते क्या थे? सोफिस्टस कहते थे कि मानव प्राणी अगर समाज में रह रहा है और सामाजिक नियमों के मुताबिक रह रहा है, तो उसका आचरण न्यायोचित है। भले ही अकेले में वो अपनी मर्जी से रह रहा है या अपनी मर्जी के मुताबिक रह रहा है, लेकिन हम उसे सामाजिक व्यक्ति या न्यायी व्यक्ति मानेंगे, जो समाज में रहते समय समाज के नियमों का पालन करता है। और इससे क्या हुआ था? इससे यह हुआ था कि मनुष्य न्याय प्रदाता बन गया था। यानी मनुष्य चाहे तो सोसाइटी में न्याय होगा, और मनुष्य चाहे तो सोसाइटी में न्याय नहीं होगा। यानी वो अगर समाज के नियमों के मुताबिक चलेगा तो न्याय होगा, और समाज के नियमों के मुताबिक नहीं चलेगा तो अन्याय होगा। इसके मतलब मनुष्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई, और मनुष्य न्याय का दाता हो गया। न्याय मनुष्य द्वारा ढूंढा गया मूल्य में रहकर मनुष्य द्वारा प्रदत्त मूल्य बन गया, और यह गड़बड़ थी। और इसीलिए सोफिस्टों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा गया? अहमवादी सिद्धांत। यह अहमवादी सिद्धांत है, घमंड भरा सिद्धांत है। और इसी के जवाब में अरस्तु, सुकरात और प्लेटो आए थे। जिन अरस्तु, सुकरात और प्लेटो ने घोषणा की थी कि व्यक्ति में क्षमता है, वो कुछ करने के लिए भेजा गया है। राजा की भूमिका सिर्फ इतनी है कि वो जो करने आया है उसके मुताबिक उसे भूमिका के निर्वहन हेतु वो पहचान कर चुन ले, बस इतना ही राजा की भूमिका है। तो फिर न्याय क्या हुआ? और इस परिस्थिति को ही न्याय कहेंगे, जब वो जो करने आया है उसे वो करने योग्य भूमिका ये राजा की ओर से पहचान कर दे दी जाए। तो अब राजा की भूमिका क्या हुई? ढूंढने वाले की, वो ढूंढ रहा है। तो अब न्याय प्रदत्त नहीं, ढूंढा गया मूल्य बन गया। ये आपकी मानसिकताओं को दर्शित करता है। नाम व्यक्ति का हो, नाम आपकी नीतियों का हो, नाम किसी चीज का हो, वो कई बार वास्तविकता इसका वर्णन भी करता है, और नाम कई बार आपकी इच्छा या आपकी मानसिकता इसको आवाज ये भी देता है। लड़की पैदा हुई, नवजात, आपका नाम क्या किया उसको? सुभाषिणी। अभी तो उसका एक बोल भी नहीं सुना है आपने,
भाई जिस दिन नामकरण होगा उस दिन तो वो बोल भी नहीं पाएगी, एक शब्द नहीं बोल सकती। आपने सुभाषिणी कैसे कह दिया उसको? इस सुभाषिणी का अर्थ तो यह हुआ जो बहुत सुंदर बोलती है। अभी तो आपने सुना नहीं, एक शब्द भी नहीं सुना। ये आपकी आशा का प्रतीक है। आप ऐसा मानते हैं कि जब ये बड़ी होगी तो सुभाषिणी बनेगी, हो सकता है कर्कशा बने, लेकिन ये आपकी आशा का प्रतीक है। नाम आशा का प्रतीक भी है और नाम वस्तु स्थिति का प्रतीक ये भी है। उन्होंने कहा राम भरोसे, तो राम भरोसे सभी हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अपने भरोसे हो, सब राम भरोसे। ये वस्तु स्थिति का चित्रण है। तो नाम आपकी मानसिकता को बताता है। तो जरूरी नहीं है, चीजों को समझने के लिए बड़े सिद्धांतों का अध्ययन किया जाए, सिर्फ चीजों का विश्लेषण। राहुल गांधी क्या न्याय के प्रदाता हो गए। वो न्याय पत्र उन्होंने प्रकाशित किया है, वे न्याय देंगे सोसाइटी को। इसके मतलब खुद की भूमिका को वो बहुत महत्व की मान रहे हैं और वो घमंडी हैं। ये इसी से जाहिर होता है, इसके लिए उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर उनके भाषण सुन लो तो वो तो माशाअल्लाह है, उससे तो घमंड टपकता है। व्यक्ति जो कुछ कर सकता है वो सिर्फ ये कि वो संकल्प ले सकता है, बस। इसके आगे ईश्वर ने उसकी क्षमता ही खत्म कर दी है। आप सिर्फ संकल्प ले सकते हैं और फिर ईश्वर के भरोसे आप हो सकते हैं कि आपके संकल्प को सिद्धि मिले। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप संकल्प ले सकते हैं, संकल्प सिद्धि के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी भगवान जाने। मानसिकता ये प्रदर्शित होती है नामों से। तो हम अभी अखबार देख रहे, तो हमने न्याय पत्र और संकल्प पत्र जब देखा तो मेरे ध्यान में ये आया और मेरी स्पष्ट मान्यता है कि गांधी परिवार एक बेहद घमंडी परिवार है, बेहद घमंडी। और ये आपको याद हो, पिछले चुनावों में पत्रकारों ने देश के प्रधानमंत्री से पूछा था कि प्रियंका गांधी आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो उसने कहा था, उन्होंने कहा था कि वो तो बेटी है, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देना, कह रही होगी। उस पर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया आई थी कि मैं किसी की बेटी नहीं हूं, मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। तो बात तो ठीक ही है, अगर वो राजीव गांधी की बेटी ना होती तो कुछ भी ना होती। ये तो कहकर उन्होंने वास्तविकता का ही वर्णन किया, वास्तव में तो कुछ भी होने लायक नहीं है। वो जो कुछ है वो सिर्फ राजीव गांधी की बेटी है इसीलिए है। लेकिन फिर भी ये सेंटेंस कम से कम भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। नरेंद्र मोदी वाकई उनकी पिता की उम्र की है। एक विनम्रता का परिचय व्यक्ति को देना चाहिए। और व्हेन यू आर ट्राइंग टू होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, आप बहुत बड़ी पोस्ट के लिए एप्लीकेंट हो रहे हैं, तब तो आपको विनम्रता ये दिखानी चाहिए। आप निहायत घमंड, लेकिन इसके लिए इस बात को याद करने की भी जरूरत नहीं। आप सिर्फ न्याय पत्र और संकल्प पत्र इसको देख लें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि निहायत घमंडी लोगों का संगठन, गठबंधन, पार्टी, कुछ भी कह लीजिए आप, ये निहायत घमंडी लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। क्योंकि ये न्याय देंगे, न्याय तो दे ही नहीं सकता कोई सिवाय ईश्वर के। न्याय मनुष्य के द्वारा ढूंढा गया मूल्य है, न कि मनुष्य द्वारा प्रदत्त मूल्य है। इसलिए आप जो कुछ ले सकते हैं संकल्प। तो हम आपको बता रहे थे कि चाहे सिद्धांत विधिक हो या सामान्य जीवन का, उसे समझने के लिए कोई किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अनुभव करने की जरूरत है। तो आपके पास जो है नहीं वो आखिर आप दे कहां से देंगे? सीधी बात है, जो आपके पास होना चाहिए ना, वो जो आप देना चाहते हैं। तो जब अजन्मे को आप संपत्ति देना चाहते हैं
तो अजन्मे को देना चाहते हैं ना संपत्ति। तो अजन्मे को जब आप देंगे तो अजन्मा तो है नहीं, उससे पहले ही आ लगा हुआ है, वो अजन्मा है ही नहीं। तो फिर उसे देने का तरीका कानून क्या बताता है? कानून कहता है अजन्मे को संपत्ति देने का जो तरीका है वो तरीका ये है कि अच्छा आप कहेंगे वसीयत कर दें, तो वसीयत तो संपत्ति आप ही के पास रहेगी, आपकी मृत्यु पर जाएगी। आप फिलहाल तत्काल अपने छुट्टी करना चाहते हैं, आप अपनी सांसारिक मृत्यु इसकी घोषणा करना चाहते हैं, आप संन्यास लेना चाहते हैं। ठीक है, मानव प्राणी व्यक्ति नहीं होगा। जब इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे तो यह चर्चा भी आई थी कि यदि वो सन्यासी हो गया तो भी व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकार और कर्तव्य धारणा करने के योग्य नहीं बचेगा। वो मानव प्राणी तो होगा किंतु व्यक्ति नहीं होगा। आप संन्यास लेना चाहते हैं, वसीयत से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वसीयत तो मृत्यु पर प्रभावी होगी आपकी। आप अंतरण, यही एकमात्र तरीका बचा है। तो अंतरण अजन्मे को आप देना चाहते हैं तो आपके पास तरीका क्या है? आप फिलहाल जो जीवित है उसे दे दीजिए। अब उसे ही सब दे देंगे तो अजन्मे को क्या देंगे? भाई एक समस्या है, जब उसे ही सब दे देंगे तो अजन्मे को क्या देंगे? तो कानून ने और एक तरीका दिया और कहा कि आप जो जीवित है इसे क्या देने? सिर्फ और सिर्फ जीवन हित, ये जीवन भर उपभोग करेगा, उसके बाद संपत्ति पर आत्यंतिक रूप से इसका कोई हक नहीं होगा। ये सिर्फ जीवन भर उपभोग करेगा और कुछ नहीं। तो अब आपके पास क्या बचा? क्योंकि अजन्मा तो अभी भी अजन्मा है, अजन्मा तो अभी भी अजन्मा है। इनको आपने सिर्फ जीवन हित दिया क्योंकि ये आपकी मजबूरी है, इसके अलावा तो कोई तरीका ही नहीं था। इनको जो कुछ दिया आपने सिर्फ जीवन हित दिया। आप मुक्ति चाहते हैं संपत्ति से, तो कानून ये शर्त लगाता है कि अब आपके पास जो कुछ बचा है वो सब अजन्मे को दे दें आप। तो आपके पास बचा क्या है? आपके पास बचा है जीवन हित घटाने के बाद जो कुछ बचता है वही अब आपके पास संपत्ति के रूप में बचा है। आपके पास संपूर्ण हित संपत्ति में नहीं बचा है। आपके पास जो बचा है आपका संपूर्ण हित माइनस जिसको आपने जीवन हित दिया वो इक्वल टू जो बचा वो अब आपके पास। यही आप अजन्मे को देंगे और इसी को नेमोडेट कोड मैन हैबिट का प्रिंसिपल कहते हैं कि जो आपके पास है ही नहीं वो आप दे कहां से देंगे? ठीक है, क्योंकि आपके पास अब बचा ही जीवन हित निकालने के बाद जो कुछ बचा है वही बचा। तो तेरा यही कहती जीवन हित निकाल देने के बाद आपके पास जो कुछ बचा है वो आत्यंतिक हित आप अजन्मे को देंगे। इस ढंग से आप अजन्मे के पक्ष में ट्रांसफर करेंगे। अब यहां स्थिति क्या बनी? हिंदू देव प्रतिमा। ठीक है, हिंदू देव प्रतिमा इसके पक्ष में संपत्ति वसीयत की गई है। कुछ देव प्रतिमाएं अस्तित्व में हैं, कुछ देव प्रतिमाएं भविष्य में अस्तित्व में आएंगी। जिन जो भविष्य में अस्तित्व में आएंगी वे अजन्मी हैं ऐसा माने, ऐसे ही मान सकते हैं। और जो अभी है उनके पक्ष में अगर कोई वसीयत है तो ठीक है, वसीयत करता की मृत्यु पर प्रभावी होगी। और अगर समर्पण है उसके पक्ष में तो उसी के पास सारी आ गई। अब अजन्मों के लिए बची क्या? जो नई आएंगी। ये एक अजीब सी स्थिति निर्मित हुई है। तो आपका माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये मामले टीपीए से शासित नहीं होते।
जो टीपीए शाश्वती नहीं होती। क्यों? टीपीए अंतरण बताती है जीवित व्यक्ति इसके पक्ष में, और वहां जो जीवित व्यक्ति है वो हाड़ मास का जीवित व्यक्ति है। यद्यपि निकाय, व्यक्ति निकाय वहां हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी जब देखेंगे आगे तो मूर्ति विधिक व्यक्ति है और व्यक्ति निकाय भी विधिक व्यक्ति होगा, निगम भी विधिक व्यक्ति होगा, लेकिन फिर भी मूर्ति अन्य प्रयोजनों के लिए विधिक व्यक्ति मानी है, लेकिन संपत्ति अंतरण के माध्यम से प्राप्त करने के लिए विधिक व्यक्ति नहीं मानी गई है। और यही आपके प्री में खूब पूछा जाता है, संपत्ति को अंतरण के माध्यम से प्राप्त करने हेतु, ठीक है, वो विधिक व्यक्ति नहीं मानी गई क्योंकि टीपीए उस पर लागू नहीं होता। ठीक है, हां, वैसे उसे विधिक व्यक्ति माना है और विधिक व्यक्ति के रूप में वो संपत्ति को धारित करने में समर्थ है। इवन वो जिस स्थान पर स्थापित है उस स्थान पर रहने के संबंध में भी व्यक्ति के समान उसकी इच्छा का सम्मान किया जाएगा। और ये एक तर्क था किसमें? राम जन्मभूमि के केस में। यह भी एक तर्क था कि वर्षों से, ठीक है, वो वहीं रहते आए और प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसे कोई हक हासिल हुआ नहीं, क्योंकि प्रतिकूल अध्यासन का समय ये पूरा नहीं हुआ, या अगर हुआ भी तो जितने समय में आपको मुकदमा लाना चाहिए था उतने समय में आप मुकदमा नहीं लाए, लिमिटेशन से बाहर कर गया। ठीक है, आपको उतने समय मुकदमा लाना चाहिए था, नहीं लाए आप, ठीक है, तो लिमिटेशन से बाहर हो चुका है। इस ढंग के तर्क दिए गए थे। एक तर्क यह भी था कि मूर्ति विधिक व्यक्ति है और वो जिस स्थान पर रह रही है वहां उसकी रहने की इच्छा है, उसे जबरदस्ती डिस्पोज किया गया है, और अगर जबरदस्ती डिस्पोज किया गया है तो आपका प्रतिकूल अध्यासन तो तब माना जाएगा ना जब उसने आपके अध्यासन को स्वीकार कर लिया हो और आपको हटाने के संबंध में कोई प्रयास ये लगातार न किया हो। लेकिन प्रयास तो लगातार हो रहे हैं, आप हटे नहीं, ये दूसरी बात है, तो इसके कारण से अध्यासन तो आपको नहीं मिल जाएगा। मंदिर में क्योंकि मूर्ति विधिक व्यक्ति है, इसलिए जो कुछ चढ़ेगा वो पुजारी में निहित नहीं है, वो मूर्ति में ही निहित है। मूर्ति ही उसकी स्वामी है। ऐसे ही मठ में जो कुछ चढ़ेगा वो मठ की संपत्ति है, मठ विधिक व्यक्ति है, महंत विधिक व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ व्यवस्थापक है। और अगर वो मठ की संपत्ति का इस प्रकार उपभोग करेगा कि मठ की संपत्ति बर्बाद हो जाए तो उस पर मुकदमे भी लिखे जा सकते हैं। फिर एक सवाल यह भी उठा कि अगर मूर्ति विधिक व्यक्ति है तो वो पुजारी जो मंदिर के अंदर बने कमरे में रहता है क्या प्रतिकूल अध्यासन क्लेम कर सकता है मूर्ति के विरुद्ध? भाई मंदिर तो मूर्ति का है ना, मंदिर तो मूर्ति का है। अच्छा, मंदिर मूर्ति का है, उसमें कमरा बना हुआ है, उसमें पुजारी बहुत समय से रह रहा है, वो तो निकलने से इनकार कर दिया। तो 12 वर्ष इसके बाद प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर क्या इस पुजारी को, इस सेवायत को कोई हक हासिल हुआ? तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? मूर्ति इसके संरक्षण में है और जो संरक्षक है वो प्रतिपाद्य के हितों के विरुद्ध काम जिस दिन करेगा उस दिन वो संरक्षक नहीं रहेगा। पहले वो अपनी संरक्षक की स्थिति का त्याग करे, पहले तो आप वो छोड़िए और फिर 12 वर्ष वहां रहिए, तब प्रतिकूल अध्यासन की बात स्वीकार की जा सकती है, अन्यथा नहीं।
तो हिंदुत्व प्रतिमा इसको विधिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया। विधिक व्यक्ति में हम क्या करते हैं, सामंत के कथन के मुताबिक हम किसी मानव से इतर जो मानव नहीं है उस विषय वस्तु को विधिक अधिकार और कर्तव्य धारण करने योग्य मानकर उसे विधिक व्यक्तित्व ये प्रदान कर देते हैं। हिंदुत्व प्रतिमा के साथ यही है। हिंदुत्व प्रतिमा को इवन टैक्स लॉज के लिए, टैक्स संबंधी कानूनों के लिए क्या माना गया, व्यक्ति माना गया। उस पर इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सेल टैक्स तो उस पर नहीं लग सकता, लेकिन जितने प्रकार के टैक्स लग सकते हैं एक व्यक्ति पर वो टैक्स भी लगेंगे। यानी वो अधिकार धारित करने के योग्य ही नहीं है, कर्तव्य धारित करने के योग्य भी है, क्योंकि दायित्व तो कर्तव्य का विस्तार है हाफील्ड के मुताबिक। ठीक है ना। तो मानवीकरण इसके माध्यम से जब किन्हीं विषय वस्तुओं को व्यक्तित्व प्रदान कर दिया जाता है कानून के द्वारा, तो वह विषय वस्तु जो मानवेतर है उसे भी हम व्यक्ति मान लेते हैं। ठीक है। वह विषय वस्तु जिसको अधिकार और कर्तव्य दिए जाते हैं, ये जिसका मानवीकरण किया जाता है। मानवीकरण की प्रक्रिया कोई निगमन की प्रक्रिया निगम के संबंध में कहा जाता है, और निगमन कई तरीके से होगा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का निगमन कैसे हुआ था, रॉयल चार्टर के माध्यम से। आपको बताया गया था सन 1600 में क्या हुआ था, इंग्लैंड के सम्राट ने एक चार्टर जारी किया था, और चार्टर जारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में एक राजाज्ञा जारी की थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को, ना कि उसके प्रमोटर्स को, पूर्व के देशों से व्यापार करने का एकाधिकार, मोनोपोली दी थी, और साथ ही साथ उस राजाज्ञा में समुद्री यात्राओं के दौरान और व्यापार करने के लिए वे जिन स्थलों पर रुकेंगे उन स्थलों पर फैक्ट्री के कर्मचारियों में होने वाले विवादों के निपटारे के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कानून निर्माण की शक्ति और न्याय निर्णय की शक्ति दोनों दी थी। जबकि कानून निर्माण की शक्ति और न्याय निर्णय की शक्ति कैसी, सम्राट की शक्ति है, यानी राज्य की शक्ति है। और संभवतः इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं कह रहे, लेकिन संभवतः ये इतिहास का पहला प्रत्यायोजन शक्ति का होगा, पावर का पहला डेलीगेशन होगा। डेलीगेशन हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ा है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कुछ बनाएगी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट पावर विच इज डेलीगेटेड टू देम फ्रॉम द क्राउन। वो प्रत्यायोजित शक्ति के आधार पर वो सब कुछ बनाएंगे, उसे सम्राट की अनुमति है, और जब सम्राट की अनुमति है तो वो लागू होगा। तो वह विषय वस्तु क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पक्ष में राजाज्ञा जारी हुई, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकार और कर्तव्यों को धारण करने योग्य बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का मानवीकरण हो गया। ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का मानवीकरण हुआ, और ये मानवीकरण कैसे हुआ, निगमन के माध्यम से। जिस विषय वस्तु का मानवीकरण किया जाता है, ठीक है, उस विषय वस्तु को सृजित होने वाले विधिक व्यक्ति का कार्पस या उसका काय या उसका शरीर कहा जाता है। ठीक है ना। विधिक व्यक्ति कौन है, विधिक व्यक्ति विषय वस्तु है जो मानवेतर है, जिसका मानवीकरण किया जा रहा है। मानवीकरण किया जा रहा है अर्थात उसे मानव के समान अधिकार और कर्तव्यों के धारण करने योग्य, यह कानून के माध्यम से बनाया जा रहा है। तो वह विषय वस्तु जिसका मानवीकरण किया जा रहा है,
ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मानवीकरण हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में रॉयल चार्टर जारी हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहां है? कहीं नहीं है, ये आपके विचारों में है बस। क्योंकि अगर तुम इमारत दिखाओगे, कहोगे ये है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हम कहेंगे ये ईस्ट इंडिया कंपनी की इमारत है। अगर आप गाड़ी दिखाओगे तो हम कहेंगे ये ईस्ट इंडिया कंपनी की गाड़ी है। अगर आप निदेशक दिखाओगे तो हम कहेंगे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक हैं। वो विषय वस्तु कहीं नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में है। आपके दिमाग में एक प्रारूप बन रहा है, ठीक है ना? आपके दिमाग में क्या, जैसे ही कह रहे ईस्ट इंडिया कंपनी, आपके दिमाग में एक प्रारूप बन रहा है। इस प्रारूप को व्यक्तित्व दिया गया है कानून के माध्यम से। और यह प्रारूप कैसे बनेगा, इस संबंध में विधिक नियम है। यह प्रारूप बनेगा या तो इंस्टीट्यूट ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दे, जैसे यूनिवर्सिटी स्थापित होती हैं। लेजिस्लेचर ने कानून पास किया, रोहिलखंड विश्वविद्यालय अधिनियम पास कर दिया, रोहिलखंड विश्वविद्यालय बन गया। या रॉयल चार्टर ये आ जाए इंग्लैंड में, या कई बार ऑलरेडी विषय वस्तुएं स्थापित होती हैं। उन्होंने कहा कि ये जगह, ठीक है, फला देवता के स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसका कोई मालिक नहीं है, तो फिर राज्य उसको मान्यता दे देता है, उस विषय वस्तु को। यानी मान्यता के माध्यम से भी विधिक व्यक्तित्व अस्तित्व में आते हैं। या जैसे कंपनी अधिनियम बना दिया गया, अब कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन करा लें तो भी विधिक व्यक्तित्व अस्तित्व में आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी हो, वह विषय वस्तु जिसका मानवीकरण किया जाता है, ठीक है, उसको सृजित होने वाले विधिक व्यक्ति का काय या कार्पस कहा जाता है। और कानून इस काय में अधिकार और कर्तव्य अर्थात व्यक्तित्व को संचालित करने का एनिमस या आशय धारित करता है। इसी कार्पस में कानून क्या करता है, अधिकार और कर्तव्य ये रख देता है, क्योंकि इसी काय को व्यक्तित्व मिला है और इस काय का मानवीकरण कर दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मानवीकरण हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं है नहीं, प्रारूप में है, आपके दिमागों में। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारूप बनाने के विभिन्न तरीके, चाहे रॉयल चार्टर हो, संविधि हो, ठीक है, उसके माध्यम से इस प्रारूप को बनाया गया है। यानी प्रारूपों का अपना ही एक विज्ञान है। संविधि कैसे पारित होगी पता है, रॉयल चार्टर कैसे जारी होगा पता है। संविधियों का अपना एक विज्ञान है, ठीक है। और उस विज्ञान को ही हम विधिशास्त्र में पढ़ते हैं। इसीलिए हालैंड की डेफिनेशन है इसकी ज्यूरिस्प्रूडेंस की कि यह प्रारूपों का विज्ञान है। हालैंड ने यही डेफिनेशन दी है ज्यूरिस्प्रूडेंस की। उसने कहा कि यह प्रारूपों का विज्ञान है। एक विधिक व्यक्ति एक ऐसी विषय वस्तु है जो मानवेतर है और जिसे कानून ने व्यक्तित्व प्रदान कर दिया। व्यक्तित्व प्रदान करने के अनेकों तरीके हो सकते हैं, उनमें से किसी एक का उपयोग करके उसे व्यक्तित्व दे दिया गया। और व्यक्तित्व दिया गया तो व्यक्तित्व देने के लिए आवश्यक मानवीकरण उसका यह कर दिया गया। यही ये समझ लेना जरूरी है कि प्रत्येक वो चीज जिसका मानवीकरण कर दिया जाए उसे व्यक्तित्व मिल ही जाएगा। ना ये कानून में जरूरी है और ना ये जीवन में जरूरी है। यानी विष वर्षा सत्य नहीं है। व्यक्तित्व देने के लिए मानवीकरण किया जाएगा, लेकिन विष वर्षा सच नहीं है कि जिसका मानवीकरण हो जाए उसके पास व्यक्तित्व आ जाए, ये जरूरी नहीं है। साहित्य की दुनिया में रोज ही मानवीकरण किया जाता है चीजों का, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद मार दिखते हैं, ठीक है, तो वो प्रकृति का मानवीकरण कर देते हैं। कोई कभी बहुत सारे साहित्यकार लिखते हैं तो
मानवीकरण करते हैं। हमने आपको बताया कि छिछोर टाइप के गाने बनते हैं फिल्मी, उनमें मानवीकरण होता है। हमने आपको उदाहरण दिया कि ले जा काले कावा तेरे मुंह बिच खड़बावा, ठीक है, ले जा मेरे तू संदेशा मेरा, ठीक है ना, मैं सदके जावा। तो सवाल यह है कि संदेश कौवा तो नहीं ले जा सकता, मानवीकरण है, लेकिन कौवे को विधिक व्यक्तित्व तो नहीं मिला है, ठीक है ना, पर्सन नहीं बना कानून की नजर में, इसलिए विष वर्षा सच नहीं है। विधिक व्यक्तित्व को जन्म देने के लिए मानवीकरण किया जाएगा। यह मानवीकरण निगमन के माध्यम से हो सकता है, और यह मानवीकरण निगमन से इतर यह हो सकता है, जैसे हिंदू देव प्रतिमा का है मानवीकरण, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का है मानवीकरण, जो खूब पूछे जाते हैं, खूब, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का मानवीकरण है, और वो रॉयल चार्टर के माध्यम से नहीं है, संविधि के माध्यम से नहीं है, ठीक है, वो इन तरीकों से इतर तरीकों से मानवीकरण है, लेकिन मानवीकरण है, ठीक है। तो कानून व्यक्तित्व देने के लिए विषय वस्तुओं का मानवीकरण यह कर देता है, और फिर वह विषय वस्तु जिसका मानवीकरण किया जाता है उसे सृजित होने वाले व्यक्तित्व का शरीर, काय, कार्पस यह कहा जाता है, और इसी में कानून अधिकार और कर्तव्य इनको धारित करने का आशय रखती है, अर्थात कानून धारणाशय संचारित करती है इस व्यक्तित्व में जो सृजित होकर आया है अधिकार और कर्तव्यों को रखने का। लेकिन विष वर्षा सच नहीं है कि जिसका मानवीकरण किया जाए वो विधिक व्यक्ति बन जाए। हम लोगों ने ईजमेंट एक्ट पढ़ा है, उसमें अनुसेवी संपत्ति है, अधिष्ठायी संपत्ति है, स्वयं अनुसेवी संपत्ति का हक है कि अधिष्ठायी संपत्ति पर कोई ऐसा निर्माण न हो, ठीक है, वो सॉरी अनुसेवी, स्वयं अनुसेवी संपत्ति अधिष्ठायी संपत्ति पर है, अधिष्ठायी संपत्ति का हक है कि अनुसेवी संपत्ति पर ऐसा कोई निर्माण न किया जाए कि वो अनुसेवी संपत्ति के रूप में उपभोग होने से विरत हो जाए, उसका उपभोग फिर न किया जाए। तो जहां मानवीकरण है वहां व्यक्तित्व हो, यह नहीं है, लेकिन जहां व्यक्तित्व है वहां मानवीकरण होगा। मानवीकरण के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, ये रॉयल चार्टर के माध्यम से हो सकता है, ये संविधि के माध्यम से हो सकता है, या ये राज्य के द्वारा मान्यता दिए जाने के कारण हो सकता है। यानी मानव प्राणियों से इतर कोई विषय वस्तु है समाज में जिसे अधिकार और कर्तव्य का धारक माना जाता रहा है पहले से ही, उसे राज्य ने सिर्फ व्यक्तित्व की मान्यता दे दी, बस। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसको भारत सरकार ने अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से विधिक व्यक्तित्व के रूप में सृजित कर दिया, ठीक है ना। अब आता है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने यह कहा है, कल भी आया था कि रामनवमी के अवसर पर मंदिर इतने बजे खुलेगा। अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, ये तो कुछ नहीं है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र की समस्त व्यवस्था और समस्त संपत्ति का धारक कौन है? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, कोई व्यक्ति नहीं है, हाड़ मास का बना हुआ कोई व्यक्ति नहीं है। यह कहना अप्रोप्रिएट है, व्यक्ति तो है ही, व्यक्ति कौन है? लेकिन वो है जिसको कानून ने सृजित किया है। यह कानून की संरचना है,
ठीक है ना। विधिक व्यक्ति ये अस्तित्व में मानवीकरण के माध्यम से आते हैं, ठीक है। ये निगम के स्वरूप के हो सकते हैं और ये निगम के स्वरूप के अन्यथा हो सकते हैं। अन्यथा के उदाहरण हिंदू मूर्ति है, हिंदू देव प्रतिमा है। हिंदू देव प्रतिमा इसे व्यक्ति मानने का जो आधार है, वो आधार यह है कि हिंदू देव प्रतिमा को जीवित व्यक्ति की तरह देखते हैं, लेकिन हर देव प्रतिमा को जीवित व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, ठीक है। केवल उस देव प्रतिमा को जीवित व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसे मंदिर में न सिर्फ प्रतिष्ठित किया गया है बल्कि जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आमिर खान जैसे बेवकूफ ये नहीं समझ सकते। उन्होंने पिक्चर बनाई थी ना, कौन सी है, कौन सी, हाँ पीके, वो उन्होंने शायद पीके ही बनाई थी, पीके बनाई, शायद पीके ही बनाई थी। उसमें वो सवाल उठा रहे हैं कि वो ईश्वर जिसे तुमने बनाया है, तुम्ही ने तो बनाया है मूर्ति को, वो तुम्हारा ईश्वर कैसे हो सकता है। प्रत्येक देव प्रतिमा ईश्वर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देव प्रतिमा को हमने देवता नहीं माना है। वो हिंदुओं की रीति रिवाजों में जो मंदिर में है, यानी गणेश उत्सव होते हैं तो आपने देखा है कि आता है कि गणेश जी का आगमन हो रहा है, फिर गणेश विसर्जन होता है, और जब गणेश का विसर्जन हो गया तो उस प्रतिमा में जो गणेश है वो तो जा चुके, अब जो कुछ बचा वो कार्पस है, काय है, और उसका, ठीक है, विसर्जन हम लोग करते हैं। मुंबई में समुद्र में किया जाता है, अन्य जगहों पर नदियों में किया जाता है, ठीक है। तो फिर देवता नहीं है उसमें। तो हिंदू देव प्रतिमा को हिंदुओं की मान्यताओं के आधार पर प्रीवी काउंसिल के जमाने से जीवित व्यक्ति माना जाता रहा है, लेकिन प्रत्येक हिंदू देव प्रतिमा को व्यक्ति नहीं माना है। केवल और केवल उन देव प्रतिमाओं को जो जिनकी प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में हुई है, उनको विधिक व्यक्ति माना गया है। इसी तर्क पर मस्जिद इसको विधिक व्यक्ति नहीं माना है। दो मुकदमे आते हैं और दोनों खूब पूछे जाते हैं। प्रिय गुलाम बख्श वर्सेस हाफिजुद्दीन, इसमें विधिक व्यक्ति माना था मस्जिद को, यह भी खूब पूछा जाता है। और फिर दूसरा आता है मस्जिद शहीदगंज वर्सेस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसमें व्यक्ति नहीं माना मस्जिद को, और बस यही चलता है, यही चलता है। मौला बख्श नहीं चलता, मौला बख्श माना है, दोनों बातें पूछते हैं। और हिंदू देव प्रतिमा के संबंध में स्थापित नियम है, क्यों देव प्रतिमा व्यक्ति है, उस संबंध में ग्रे कहता है कि हिंदू जब कहता है कि या रोमन इनमें भी देवता ये माने गए, न्याय के देवता, फलाने देवता, ये वो, तो ग्रे कहता है कि वो समाज जो देवता को जीवित व्यक्ति के रूप में देख रहा है, तो जीवित व्यक्ति को वास्तविक, देवता को जीवित व्यक्ति के रूप में वास्तव में मान रहा है ना, तो उस समाज के सदस्यों में देवताओं को मान्यता मिलनी ही चाहिए विधिक व्यक्ति के रूप में। और इसीलिए हिंदुओं में चूंकि प्रीवी काउंसिल ने डिसाइड किया, उसी को, उन्हीं दिशा निर्देशों को हमारे न्यायालयों ने भी माना है स्वतंत्रता के पश्चात।
उन्होंने कहा हिंदू धर्म की मान्यताओं के आधार पर, ठीक है, न्यायिक जो पूर्व निर्णय है उनके अनुसार न्यायालय ने मूर्ति की विलक सत्ता, एक विधिक सत्ता को स्वीकार किया और मूर्ति लीगल एंटिटी है, वो विधिक व्यक्ति है। और जब अगर वो विधिक व्यक्ति बन गई तो संपत्ति धारण करेगी, उसके स्थान को आप नहीं छीन सकते, जो कुछ उसके पास आया वो उसी का है, वो टैक्स की विषय वस्तु हो गई। यानी कानून में उसकी स्थिति में जबरदस्त बदलाव ये आएगा। मस्जिद विधिक व्यक्ति नहीं है। जो आपका गुरु ग्रंथ साहिब है वो भी विधिक व्यक्ति है, क्योंकि मस्जिद, मंदिर और गुरु ग्रंथ साहिब इसमें अंतर है। मस्जिद, इसमें कोई देवता नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, वो अल्लाह की इबादत का स्थान है, ठीक है ना। इसलिए उसके मस्जिद के मस्जिद के व्यक्ति होने की संकल्पना ये की नहीं जा सकती, क्योंकि मस्जिद में कोई व्यक्ति है ही नहीं। और व्यक्ति सिर्फ ईश्वर ये भेजेगा इस्लाम में। इस्लाम में व्यक्ति का निर्माण थोड़ी हो सकता है, क्योंकि वो तो ईश्वर की विशेषता है, अल्लाह की विशेषता है। तो मस्जिद का कोई विधिक व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व तो नहीं है, ठीक है। लेकिन हिंदू देव प्रतिमा का विधिक व्यक्तित्व तो है। अच्छा, जो विधिक व्यक्ति हैं उनके भी कई प्रकार कानून में होते हैं। जैसे कई बार कानून क्या करेगा, मानवीकरण करेगा चीजों को। जैसे उन्होंने हिंदू देव प्रतिमा कर दिया, गुरु ग्रंथ साहिब का कर दिया, ठीक है, और ये मानवेतर है, ठीक है। इनके मानवीकरण के माध्यम से आपका विधिक व्यक्ति उत्पन्न करेंगे। कई बार निगम में क्या करेंगे, निगमन करेंगे। निगमन की प्रक्रियाएं रायल चार्टर, संविधि, मान्यता ये है, इनके माध्यम से निगमन करेंगे और निगमन के माध्यम से मानवीकरण ये कर देंगे। निगम भी कई प्रकार के होंगे, एक एकल निगम होगा, एक समष्टि निगम होगा। एकल निगम में क्या होता है, एकल निगम में व्यक्तियों का एक क्रम होता है, ठीक है, और व्यक्तियों के उस क्रम को जो व्यक्ति क्रमागत आ रहे हैं उनको विधिक व्यक्तित्व प्रदान कर दिया जाता है। उस हाड़ मास के मनुष्य को नहीं, जो, ठीक है, उस व्यक्तित्व को धारण करेगा, जो व्यक्तियों के उस क्रम का उत्तराधिकारी हुआ है और हाड़ मास का आदमी है, और हाड़ मास का आदमी होने के कारण उसने उस व्यक्तित्व को धारित किया है जो क्रमागत है, ठीक है। अधिकार उस हाड़ मास के मनुष्य का नहीं है, अधिकार उस व्यक्तित्व का है जिसे उसने उत्तराधिकार में पाया है। जैसे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री का अधिकार है वो नरेंद्र मोदी का नहीं है। अगर चुनाव में हार जाएंगे, कोई और आएगा तो वो उसका हो जाएगा। अधिकार प्रधानमंत्री का है, व्यक्तित्व प्रधानमंत्री का है। हार मास का मनुष्य जो उत्तराधिकार में आएगा, ठीक है, नरेंद्र मोदी के, वो नरेंद्र मोदी खुद आ जाए चुनाव के बाद तो वो अधिकार उसका होगा। इसको एकल निगम कहा जाता है। ये एकल निगम में क्या होता है, ठीक है, वो व्यक्तित्व जिसका मानवीकरण किया गया है वो व्यक्तियों में क्रमागत होता है। यानी एक व्यक्ति के बाद दूसरा व्यक्ति उसको उत्तराधिकार में उस व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेता है। एक व्यक्ति
का व्यक्तित्व दूसरा व्यक्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करता है, कहने का अर्थ ही है, क्योंकि व्यक्ति अलग है, मानव प्राणी अलग है कानून की दुनिया में, कि वो मानव प्राणी जो पूर्व में है उस व्यक्तित्व को धारित किया था जिसे अधिकार और कर्तव्य कानून ने दिए, ठीक है, उस हाड़ मास के मनुष्य का उत्तराधिकारी इसके मर जाने पर या इसके सेवा से रिटायर हो जाने पर जब दूसरा हाड़ मास का मनुष्य आएगा तो वो व्यक्तित्व इसे हाड़ मास के मनुष्य को उत्तराधिकार में मिल जाएगा। और इस प्रकार ये जो व्यक्तित्व है जो हाड़ मास का मनुष्य क्रम में उत्तराधिकार के क्रम में धारित कर रहा है, ठीक है, इस व्यक्तित्व को ही निगम कहा गया है और इस व्यक्तित्व का ही मानवीकरण हुआ है। ये एकल निगम कहलाता है, ठीक है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण इंग्लैंड का है, तो राजा का। अच्छा, यह भी आपसे खूब पूछा जाता है कि इंग्लैंड में राजा एकल निगम है या क्राउन? तो राजा नहीं है एकल निगम, क्राउन है एकल निगम। अगर आपने राजा लगाया गलत हो गया। महासम्राट या क्राउन, ये क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट बना है। क्राउन हम लोग अब में पढ़ा था, क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट। क्राउन को प्रोसीड किया जाएगा, राजा को नहीं, ठीक है। तो एकल निगम होता है। और कई बार कानून क्या करता है, निगम जिन व्यक्तियों से मिलकर बन रहा है, निगम जिन व्यक्तियों से मिलकर बन रहा है उन व्यक्तियों को नहीं, बल्कि उस संगठन को जो व्यक्तियों से मिलकर बन रहा है उसे व्यक्तित्व प्रदान करता है, व्यक्तियों को नहीं करता। और ऐसा समष्टि निगमों में होता है। जैसे कंपनी में क्या हो रहा, वे लोग जो कंपनी बना रहे हैं उन्हें नहीं मिलता व्यक्तित्व, कंपनी का विधिक व्यक्तित्व है, कंपनी अधिकार और कर्तव्य कंपनी ला में धारित कर रही है। ये दूसरे प्रकार का निगम है, दूसरे प्रकार के विधिक व्यक्ति, मानवीकरण के माध्यम से व्यक्तित्व मिल रहा है, निगमन के माध्यम से व्यक्तित्व मिल रहा है। निगमन के माध्यम से व्यक्तित्व का उदाहरण एकल निगम है। और एकल निगम जो इंग्लैंड का है यानी सम्राट का, वो एकल निगम कैसे अस्तित्व में है? मान्यता के माध्यम से। जबकि हिंदुस्तान में एकल निगम भारत संघ यह अस्तित्व में कैसे है? विधिक मान्यता, क्योंकि अनुच्छेद 300 कहता है, सीपीसी है, ठीक है। तो मान्यता से भी एकल निगम अस्तित्व में आ सकता है, ठीक है। और संविधि इससे भी आ सकता है, जैसे एलआईसी संविधि के माध्यम से, ठीक है, निगम के रूप में अस्तित्व में आई है। एलआईसी जिन लोगों जो उसमें कर्मचारी हैं उनको व्यक्तित्व नहीं है, एलआईसी को व्यक्तित्व है, ठीक है ना। तो दूसरे प्रकार के निगम कानून जब सर्जित करता है तो ऐसे होते हैं उन व्यक्तियों से जिनसे वो निगम संगठित हो रहा है उनको व्यक्तित्व न देकर जो संगठित समूह उसे व्यक्तित्व ये प्रदान कर देते हैं। तीसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि कानून क्या करता है, व्यक्तियों को नहीं, सीधे सीधे संस्था को जन्म देता है और संस्था को ही विधिक व्यक्ति बना देता है। अभी हम अखबार में पढ़ रहे तो उसमें आ रहा था कि यहां एसडीए बनने वाला है अगले 6 महीने में, यहां शाहजहांपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ये बन जाएगी। और शाहजहांपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ये निगम होता है, ये विधिक व्यक्तित्व होता है, उसके अपने अधिकार और कर्तव्य होते हैं। अथॉरिटी जो एसडीए होगा उसमें कोई व्यक्ति नहीं होगा, सब एसडीए के कर्मचारी होंगे, ठीक है ना। कानून सीधे, जैसे यूजीसी, जैसे विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है, वाइस चांसलर विश्वविद्यालय नहीं है, विश्वविद्यालय के टीचर है, टीचर विश्वविद्यालय नहीं है।
विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी विश्वविद्यालय नहीं है। ये सारे लोग मिलकर भी विश्वविद्यालय नहीं है, विश्वविद्यालय अलग है। व्यक्तित्व संस्था को सीधे दिए। ऑस्ट्रेलिया का कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ यानी जो इंग्लैंड के उपनिवेश किसी भी समय रहे हैं वे उस कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। कोई भी देश मानव तो नहीं है, व्यक्ति तो नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक देश को वहां विधिक व्यक्तित्व और स्वयं कॉमनवेल्थ को विधिक व्यक्तित्व है। तो ये भी विधिक व्यक्तित्व का उदाहरण है। कई बार कानून क्या करेगा, किसी संपदा को विधिक व्यक्तित्व दे देगा। जैसे उनका न्यास संपदा है, ये न्यासी कौन है, व्यवस्थापक। हिताधिकारी कौन है, संपदा का लाभ लेने वाला, मालिक नहीं है संपदा का, संपदा स्वयं में व्यक्तित्व धारित किए हुए। न्यास संपत्ति का यह अधिकार है कि कोई उसका दुरुपयोग न करे, ठीक है ना। न्यास संपत्ति का यह अधिकार है। न्यास संपत्ति अलग है और न्यास संपत्ति को कॉन्स्टिट्यूट करने वाली संपत्ति अलग है। जैसे तुम अलग हो और तुम जिस शरीर के माध्यम से अस्तित्व में हो वह शरीर अलग है। तुम शरीर नहीं हो और शरीर तुम नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा अस्तित्व शरीर से दिख रहा है। अब इसे पढ़ने के लिए, जिसे जानने के लिए किताब पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। तो कानून कई बार क्या करता है, किसी संपदा को विधिक व्यक्तित्व दे देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रिक्तदाय, रोमनों में प्राचीन रोम में रिक्तदाय होती थी, हेरेडिटास उसे कहते थे। हेरेडिटास उस संपत्ति को कहते थे जो फिजिकली दिखती थी। फिजिकली जैसे लैपटॉप दिख रहा है, ये फिजिकली जो दिख रही है क्या है, हेरेडिटास। और इसका स्वामी कौन है, हेरेडियस। और हेरेडियस क्या है, रिक्तदाय। स्वामी कौन है, मानव प्राणी नहीं है, हेरेडियस कौन है, वो आदमी जो मृत हो चुका है, मृत व्यक्ति की संपदा। ये हेरेडिटास कहलाती थी। लेकिन इस संपदा का जो दिखने वाला स्वरूप था उसे हम हेरेडिटास कहते थे। और मृत व्यक्ति की संपदा, मृत का नाम नहीं लेंगे, मृत व्यक्ति की संपदा क्योंकि ये है तो उसका मालिक कौन है, हेरेडियस कौन है, काल्पनिक व्यक्ति, मिथकीय व्यक्ति, मिथक है वो, लेकिन उसके अपने अधिकार और कर्तव्य हैं, उसके पास व्यक्तित्व है, हेरेडियस है। यानी रिक्तदाय उसे गठित करने वाली अंतर वस्तु से अलग है। और विधिक व्यक्तित्व कौन है, रिक्तदाय। उसे कानून ने, यानी कानून निगम के रूप में व्यक्तित्व देता है, कानून मानवीकरण के माध्यम से व्यक्तित्व देता है, कानून व्यक्तियों के संगठन को व्यक्तित्व दे देता है, कानून संस्थाओं को जन्म देकर व्यक्तित्व दे देता है। और ये सभी विधिक व्यक्ति हो जाते हैं। और विधिक व्यक्ति होते ही ये विधिक अधिकारों और कर्तव्यों को धारण करने के योग्य हो जाते हैं। और सामान्य की भाषा में बात करें तो ये सब मानवेतर विषय वस्तु हैं जिनको कानून ने व्यक्तित्व दे दिया है। ये सारी मानवेतर विषय वस्तु है, ठीक है। रिक्तदाय इस रूप में विधिक व्यक्ति। अब रिक्तदाय वो बच्चा जो उत्तराधिकार में आ रहा है लेकिन गर्भस्थ है, ठीक है ना, तो वो जिसके उत्तराधिकार में आ रहा है, रिक्तदाय उसको हिस्सा देना चाहती है, रिक्तदाय उसको हिस्सा देना चाहती है। किसका, उस, ठीक है, संपत्ति का जो रिक्तदाय की संपत्ति है, ठीक है ना। इसलिए वो जब वो जीवित जन्म लेगा तो उत्तराधिकार फिर से खोल देगी। लेकिन ये मानवीकरण है, ठीक है ना। और इसको विधिक व्यक्तित्व दिया जाता है। विधिक व्यक्ति अलग है और नेचुरल पर्सन अलग है। विधिक व्यक्ति वो जिसे कानून देखता है और मानव प्राणी वो है, या मानव प्राणी जो कि कानून में व्यक्ति माना जाएगा, मानव प्राणी व्यक्तित्व के सहित वो है जिसे आम आदमी देखता है, ठीक है ना। और इसीलिए कानून के लोग विद्वान कहे जाएंगे क्योंकि वो देखते हैं जो
सबको नहीं दिखता, ठीक है। जैसे सबको नहीं दिख रहा कि न्याय पत्र जब आप दे रहे हो तो आप घमंडी हो, ये स्पष्ट है, शायद स्पष्ट है, क्योंकि न्याय ये देना ईश्वर का काम है, वो मनुष्य द्वारा प्रदत्त मूल्य नहीं है, वो मनुष्य द्वारा ढूंढा गया मूल्य है, ठीक है। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात दार्शनिक है, विनम्र है, इसीलिए क्यों? क्योंकि वे न्याय ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, न्याय प्रदाता नहीं। उन्होंने खुद की भूमिका न्याय प्रदाता की नहीं मानी है, इसलिए वे विनम्र हैं। ये और आप जो कुछ ले सकते हैं मानव की क्षमता में, वो सिर्फ संकल्प है, इसलिए संकल्प पत्र ये विनम्रता की भाषा है। आप जरा आतंकवादी संगठन का नाम देखें, क्या कहेंगे? लश्कर तैयबा, ठीक है, इस प्रकार के नाम मिलेंगे। अगर शांति के लिए संघर्ष है आपका, ठीक है, तो लश्कर नहीं कह सकते उसको, ठीक है, फिर कोई विनम्र नाम ये ढूंढा जाएगा। नाम आपकी मानसिकता का संदेश ये देता है। जैसे आप देखें, आपने कहा एक्शन कमेटी। एक्शन कमेटी का मतलब क्या हुआ? आप पॉजिटिव एक्शन करने जा रहे हैं, यानी दूसरी तरफ से कोई एक्शन हो न हो, यू आर गोइंग टू टेक द एक्शन। आपने कहा मोर्चा। मोर्चा डिफेंस में लगाया जाता है, ठीक है ना। तो शब्द जो आप बोल रहे हो वो आपकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। हम लोग बात व्यक्तित्व पर कर रहे थे, तो कानून उसको देखता है जिसके पास इनफैक्ट अधिकार है, और उसी को व्यक्तित्व मानता है। गुरु, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब उसका विधिक व्यक्तित्व स्वीकार किया गया है, और इसीलिए क्योंकि उसको गुरु की मान्यता है। लेकिन प्रत्येक गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु की मान्यता नहीं है, हिंदू देव प्रतिमा के समान। वो गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरुद्वारे में अभिषिक्त है, उसी को गुरु की मान्यता है, ठीक है। प्रत्येक गुरु ग्रंथ साहिब ऐसे तो, ठीक है, पुस्तक है, बिक रही होगी, ठीक है, तो स्टॉल पर रखी गुरु ग्रंथ साहिब वो उसे विधिक व्यक्तित्व नहीं है। गुरुद्वारे में जब उसका अभिषेक हो जाएगा तब वो विधिक व्यक्तित्व है। तो ये विधिक व्यक्तित्व है। अब विधिक व्यक्तित्व के अस्तित्व में आने के कुछ सिद्धांत हैं। हमने जब सिद्धांत और अवधारणा इस पर बात की थी, तो हमने कहा था अवधारणा क्या है? अवधारणा एक वर्ग की वस्तुओं का विश्लेषण करके उस वर्ग की वस्तुओं को, ठीक है, एक विशेष नाम ये दे दिया जाता है। एक वर्ग की वस्तु है, यानी एक ऐसी वस्तु है जिनमें एक जैसी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं का अध्ययन किया गया और उनको एक नाम दे दिया गया। जैसे वो प्राणी जिसे आज आप मानव कहते हो, उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया गया और उसे, ठीक है, उस वर्ग के प्राणियों को मानव नाम दे दिया गया। और फिर जब एक वर्ग की वस्तुओं का विश्लेषण करने के उपरांत उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें एक नाम दे दिया जाता, फिर उस नाम का संबोधन जब भी कोई करता है या उस नाम का उच्चारण कोई करता है, तो वे विशेषताएं जो उस वर्ग की वस्तुओं की समझी गई हैं, वे श्रोता के मस्तिष्क में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, और फिर श्रोता को बार बार सारी विशेषताएं क्रमवार बतानी नहीं पड़ती। वो वैसे ही उन विशेषताओं के बारे में नाम उच्चारण के साथ समझ जाता है। जैसे ही मानो कहा गया, आपके ध्यान में आ गया, बाल होंगे छोटे छोटे, 2 आंखें, तो 2 पैरों पर चलता होगा, सारी चीजें आ गई। और ये विशेषताएं जितनी सटीक होगी, अवधारणा उतनी ही परफेक्ट होगी। ये आपको बताया गया था। और हमने कहा था थ्योरी या प्रिंसिपल ये इसकी व्याख्या करता है कि जो कुछ है वो क्यों है, जो कुछ जैसा है वैसा क्यों है। वास्तविकता जो दिख रही है वो वास्तविकता वैसी ही क्यों है जैसी दिख रही है। इसकी व्याख्या थ्योरी करती। कानून है तो कानून क्यों है, ये लीगल थ्योरीज में। लीगल थ्योरीज के विकास के भी अपने ढंग हैं।
तो लीगल थ्योरीज विधिक व्यक्तित्व के अस्तित्व में आने के संबंध में क्या है, यानी विधिक व्यक्तित्व किन सिद्धांतों के आधार पर अस्तित्व में आता है, कौन से सिद्धांत है जो विधिक व्यक्तित्व को जन्म देते हैं, या विधिक व्यक्तित्व क्यों है, विधिक व्यक्तित्व क्यों है, इसकी व्याख्या हम लोग कल की क्लास में करेंगे। और फिर कल व्यक्तित्व के साथ हो सकता है ये चैप्टर खत्म हो जाए, और नहीं तो परसों अगर ईश्वर ने चाहा तो निश्चित ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग प्रॉपर्टी पर बात करेंगे।